तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा से खबर आ रही है कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की पद से इस्तीफा देने की बात सामने आई है। मंत्री और राज्यसभा सांसद पद से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और इसी को लेकर उन्होंने इच्छा जताई है। उन्होंने बोला है कि मेरे बेटे ने इससे पहले चुनाव में इच्छा जताई थी आगे आने की, जिसको लेकर उन्होंने रिटायर होने का फैसला लिया है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा हिसार से चुनाव में खड़े हुए और उसी को लेकर उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफे को लेकर पत्र भी भेजा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 3.5 साल रहा है, मैं चुनावी राजनीति से रिटायर हो रहा हूं, ऐसा कहना है वीरेंद्र सिंह का। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राज्यसभा पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफे की मांग की है। वहीं मंत्री और राज्यसभा सांसद पद से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह को पत्र भी लिख दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसको लेकर मैंने ये फैसला लेने का सोचा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफे को लेकर उन्होंने इससे पहले पत्र भी लिखा। राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 3.5 साल ही बचा था। तो आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी की परिवारवाद फॉलो नहीं करती है बीजेपी, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी बजाय मेरा बेटे जो है वो चुनाव में आए और उनको मौका दिया जाए। दीपिका, इस वक्त दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक महत्वपूर्ण खबर, बीजेपी की 2 सीटों पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई थी और गुजारिश ये है जो पीसीआर में बैठे हैं कि फुल प्लेट ब्रेकिंग इसको ब्रेक करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि रोहतक और हिसार 2 सीटों पर जो नाम बीजेपी ने होल्ड किया था, आपको याद होगा 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी थी। 2 सीटों पे मत्थम पच्ची चल रहा था और ये देखना था कि रोहतक सीट से जाट कैंडिडेट उतरता है या नॉन जाट। अरविंद शर्मा को ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो गई है। यानी अरविंद शर्मा जो कभी कांग्रेस से एमपी थे करनाल से, उसके बाद वो बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद इधर उधर घूमते हुए बीजेपी ज्वाइन किया था कुछ दिन पहले। तो बीजेपी ने रोहतक से अरविंद शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और साथ ही साथ हिसार सीट पे सबकी नजर टिकी हुई थी कि वहां से कौन आता है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह किसी जमाने में कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता और हरियाणा के प्रमुख नेताओं में एक, अगर हरियाणा के 5 बड़े नेताओं की अगर आप की गिनती करें या अगर आप नाम लें तो उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह एक नाम होता है। और सर छोटू राम की विरासत, राजनीतिक विरासत या उस विरासत को भी वो संभाल रहे हैं जी। उनके बेटे विजेंद्र को हिसार से पार्टी ने टिकट दे दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पहले ही ये कहा था कि आप मेरे बेटे को टिकट दीजिए और परिवारवाद का कोई आरोप पार्टी पर नहीं लगेगा कि बेटा और बाप दोनों के दोनों पॉलिटिक्स में है। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जब ये कहते हैं कि परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा तो खुद राज्यसभा से एमपी हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में और उनकी पत्नी एमएलए हैं, विधायक हैं हरियाणा में उचाना से। अब अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने ये कह दिया था कि वो एक प्रेशर भी माउंट किया था। उसके बाद बीरेंद्र सिंह ने कह दिया कि ठीक है, मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाता हूं और मेरे बेटे को टिकट दीजिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह का बेटा जो है, जो बेटे हैं वो आईएएस अधिकारी हैं और वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। ये सब तब हुआ है जब ऑफिशियली इधर चौधरी बीरेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उधर वो तय हो चुका था। और जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी वक्त पार्टी का ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है वो आ गया और लिस्ट की घोषणा हो गई। यानी कि जब अश्योर कर दिया कि हाँ टिकट मिल रहा है, फिर बीरेंद्र सिंह ने अपने वादे के मुताबिक ये कहा कि मैं अपना इस्तीफा भेजता हूं। हालांकि राज्यसभा का एक लंबा कार्यकाल उनका अभी बचा हुआ है। अब ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा
हिसार से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे मैदान में होंगे बीजेपी के टिकट पर। हालांकि बीजेपी ने आईएनएलडी से रणवीर गंगवा को भी कुछ दिन पहले ज्वाइन करवाया था, और तब ये बड़ी खबर थी कि रणवीर गंगवा बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं हिसार से। बीच में खबर ये भी उड़ी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के टच में है और बातचीत चल रही है। हो सकता है कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में स्विच ओवर कर लें, लेकिन इन तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए पार्टी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को हिसार से टिकट दिया। पहले ये बात चल रही थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए सोनीपत से टिकट चाहते थे, लेकिन रमेश कौशिक जिनका टिकट कट रहा था, रमेश कौशिक के भी तार बीजेपी के बड़े नेताओं से, और ये कहा जाता है कि नितिन गडकरी के बहुत करीबी हैं रमेश कौशिक, जो कि मौजूदा एमपी भी हैं सोनीपत से बीजेपी से, और नितिन गडकरी के थ्रू उन्होंने अपना टिकट सुरक्षित किया। और जब अरविंद शर्मा को लिया था तो ये कहा जा रहा था कि करनाल तो नहीं मिलेगा, लेकिन पहला प्रेफरेंस था रोहतक और दूसरा था सोनीपत। इन दोनों सीट में से कहीं पर अरविंद शर्मा को लड़ाया जाएगा। अरविंद शर्मा अगर रोहतक जाते हैं तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को सोनीपत से लड़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ही रमेश कौशिक भारी पड़े और नितिन गडकरी के रास्ते अपने टिकट सुरक्षित कर ले, और जब टिकट डिक्लेयर हो गया तो इन दो सीटों का पेच फंसा था और इसको होल्ड करके रखा गया था। हालांकि रमेश कौशिक हालांकि ये जो रोहतक से टिकट डिक्लेयर हुआ उसमें कई विरोध भी होता रहा। वहां शमशेर खरा, ओपी धनखड़, ये सब के सब चाहते थे लड़ना। दीपा मलिक का भी नाम बहुत जोर शोर से चल रहा था, लेकिन आखिरकार पार्टी ने एक नॉन जाट कैंडिडेट पे दौड़ लगाया और रोहतक में अरविंद शर्मा को दिया। अब बीजेपी की एक रणनीति और जातीय समीकरण के हिसाब से 2 सीटें, इन 10 में 2 सीटें उन्हें जाट को देनी थी। एक धर्मवीर जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से सिटिंग एमपी भी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से पाला बदलकर पिछले चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे, एक वो जाट हो जाते हैं। और दूसरा जो देना था, जैसे ही अरविंद शर्मा रोहतक फाइनल हुए तो फिर जाट कैंडिडेट चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को हिसार से टिकट दे दिया गया। और वादे के मुताबिक चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है एक मॉरल ग्राउंड पर, और ये मॉरल ग्राउंड कह लें या एक शर्त कह लें, बीरेंद्र सिंह इसी को लेकर के पीछ कर रहे थे कि उनका बेटा पॉलिटिक्स में आना चाहता है, आप उसे टिकट दीजिए और मैं आपके ऊपर यह आरोप नहीं लगेगा कि बेटा और बाप और बेटा दोनों पॉलिटिक्स में है, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा, पत्नी एमएलए, तो आप मेरे बेटे को दीजिए, मैं सदा के लिए अब पॉलिटिक्स से विदा होता हूं और फाइनल रिटायरमेंट ले लूंगा। इसी शर्त के आधार पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इधर घोषणा हुई और उधर उन्होंने अपनी चिट्ठी भेज दी इस्तीफे की राज्यसभा से। हालांकि उन्होंने अभी प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को भेजा है। ये जो लेटर है वहां से सहमति मिलने के बाद बेसिकली वो हाउस के स्पीकर यानी कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके पास जानी चाहिए वो चिट्ठी इस्तीफे की, लेकिन अभी वहां नहीं गई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी देख रहे होंगे कहीं अगर मसला अटक जाता है या सुलझ जाता है तो देखा जाए, लेकिन चूंकि उन्होंने ये शर्त कही थी इसलिए प्रधानमंत्री और अमित शाह को अभी वो चिट्ठी भेज दी है। लेकिन जब तक वो चिट्ठी उपराष्ट्रपति के पास, जो कि राज्यसभा के वहां पर राज्यसभा हेड करते हैं, जब तक उनके पास चिट्ठी नहीं पहुंचेगी तब तक इसे ऑफिशियल वो नहीं माना जाएगा, इस्तीफा नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्रधानमंत्री और अपने पार्टी अध्यक्ष को बीरेंद्र सिंह ने चिट्ठी भेजी है। तो कुल मिलाकर के ये खेल है। अब ये समझ में आ गया कि बीजेपी 2 जाट चेहरे पर दांव लगाया है। भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार दोनों आसपास का इलाका है, और रोहतक जहां पे सबकी नजर टिकी हुई है, 2014 में भी जबरदस्त तरीके से जीत करके आए। हालांकि जीत का जो मार्जिन है कि उसके 2014 के पहले के चुनाव की तुलना में दीपेंद्र का कम जरूर हुआ था, लेकिन 2014 के मोदी लहर में भी जबकि 9 की 9 10 में 9 सीटें कांग्रेस हार गई थी, 1 सीट दीपेंद्र हुड्डा बचाकर ले गए थे। अब इस बार पूरी बीजेपी उनको घेरने की कोशिश कर रही है। बीच में मैं आपको दीपशिखा एक बताऊं कि एक रणनीति, एक बातचीत, एक चर्चा ये भी चली थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए
पार्टी चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी मैदान में उतारना चाहती थी, और वो भी रोहतक से। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह इस पर सहमत नहीं हुए और अपने बेटे के टिकट के लिए ही अड़े रहे, और लास्टली फिर यही तय हुआ कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पॉलिटिकल कैरियर से या राजनीतिक जीवन से रिटायरमेंट की घोषणा इस इस्तीफे की पेशकश के साथ कर दी है। जी बिल्कुल शशि रंजन जी, लेकिन अब हालांकि रोहतक जो है काफी महत्वपूर्ण सीट बनी हुई है और ये बात यहाँ पर बीजेपी भी मानकर चल रही है, क्योंकि ये सीट जो है बीजेपी के लिए नाक का सवाल भी बनी हुई है, इसे जीतना खासकर। अब रोहतक के गणित को समझिए। रोहतक वो जगह है जो विपिन सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये वो इलाका है। अभी जो विधानसभा में जो मौजूदा हरियाणा विधानसभा है उसमें 14-15 लोग अगर कांग्रेस के एमएलए हैं, उनमें 12 इसी इलाके से जीत कर गए हुए हैं, और वो सब के सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खातम खाते हैं। जब हरियाणा की 90 सीटों पे लगभग सफाया हो गया, एक किरण चौधरी ने अपनी सीट बचाई, एक रणदीप सुरजेवाला ने अपनी सीट बचाई, बाकी जो जितने हैं वो सब के सब इधर से हैं। उस स्थिति में आप समझ सकती हैं कि ये जो किला है, ये गढ़ है, ये कितना मजबूत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बीजेपी इस बार पूरी तरीके से कोशिश ये करेगी कि भूपेंद्र सिंह की हुड्डा के किले में इस बार सेंध लगा दी जाए। जो मौजूदा सरकार हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आप देखिए सरकार कहाँ से चल रही है। या तो वो जीटी रोड है और अहिरवाल बेल्ट, यानी कि जो रॉ इंद्रगढ़ से ही रामविलास शर्मा जीत करके आते हैं, जो नंबर 2-3 पोजीशन पर है सरकार में, और जीटी बेल्ट अंबाला से शुरू कर लीजिए और इधर आ जाइए सोनीपत और इधर तक आ जाइए। लेकिन जैसे ही सोनीपत के अंदर से आप घुसिए और उधर झज्जर की तरफ जाइए या रोहतक की तरफ जाइए, वहां बीजेपी साफ हो जाती है। और जो बीच का रोड है हिसार की तरफ अगर आप बढ़ जाइए या आगे सिरसा की तरफ बढ़ जाइए, तो उधर बीजेपी मुश्किल में है। एक उचाना सीट जो है वो बीजेपी ने जीता था, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी है। अब बीजेपी की ये उसकी रणनीति है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किले को ध्वस्त किया जाए, और इसलिए जाट और नॉन जाट के फैक्टर बड़ा अहम हो जाता है चुनाव में। इसलिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने वहां पर एक नॉन जाट कैंडिडेट अरविंद शर्मा को उतारा है। अब ये जो गोलबंदी होगी जाट और नॉन जाट वर्सेस, उस गोलबंदी का फायदा बीजेपी देखती है कहीं ना कहीं उसे मिलेगा, और डाउन द लाइन मैसेज भी जाएगा कि अगर जाटों से कोई मुकाबला कर सकता है तो वो बीजेपी यानी नॉन जाट बेस वाली पार्टी कर सकती है। और इस भावना को नॉन जाटों के अंदर एक कह लीजिए कि वहां पर एक बैठाने की बात है, और उसका असर पूरे हरियाणा में जाएगा। एक बहुत सोची समझी रणनीति, बहुत ही कैलकुलेटिव मूव है। बहुत गड़े सारे गुना भाग कर करके अरविंद शर्मा को वहां पे टिकट दिया गया, वरना लाइन में तो शमशेर कड़कड़ा, ओपी धनखड़, दीपा मलिक, बहुत सारे नाम वहां से चल रहे थे। लेकिन दांव खेला है एक नॉन जाट कैंडिडेट अरविंद शर्मा, जो कि ब्राह्मण है। और देखना होगा जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे कि बीजेपी जो अपनी रणनीति बना रही है उसमें कितना सफल होती है। बिल्कुल। लेकिन शशि रंजन जी, बात अगर की जाए, सोनीपत और करनाल से 3 बार सांसद रह चुके हैं अरविंद शर्मा। टिकट की उम्मीद में थे कि भाजपा में शामिल इसी उम्मीद से हुए थे, और पार्टी उन्हें रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ाना चाहती है, और यही हुआ है। लेकिन अरविंद शर्मा की अगर बात की जाए, उनकी प्राथमिकता पहले करनाल थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें रोहतक से उतार दिया है। जब अरविंद शर्मा की आज की तारीख में स्थिति ये है, हालांकि वो बड़े नेता हैं, कई बार एमपी रहे हैं, रुतबा है, पैसा है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में गाड़ी एक बार पटरी से उतर जाए, वापस पटरी पे चढ़ाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कांग्रेस से निकलकर बीएसपी में भी गए, और उसके बाद मायावती के साथ रैली की करनाल, मुझे याद है, और वो प्रदेश अध्यक्ष बने, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और उनकी गाड़ी राजनीतिक पटरी पे, पॉलिटिकल पटरी पर, ट्रैक पर वापस आई नहीं। अरविंद शर्मा के पास कोई दूसरा विकल्प था नहीं। कांग्रेस में जा नहीं सकते थे क्योंकि उनका विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और करनाल चूंकि उनकी सीट रही है, वहां पर कुलदीप शर्मा है, जो कि हरियाणा विधानसभा में स्पीकर भी रहे हैं, वो भी शर्मा है, यानी ब्राह्मण है और करनाल के ही रहने वाले हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत खातम खास हैं।
और कुलदीप शर्मा के भी तार 10 जनपद से जुड़े हुए हैं। वैसी सूरत में अरविंद शर्मा का कांग्रेस में एकोमोडेशन बहुत मुश्किल था। अब बीजेपी को एक ऐसा चाहिए था चेहरा जो दमखम वाला भी हो, जिसे जरूरत भी हो। जब अरविंद शर्मा को बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया, जब वो शामिल हुए थे, तो ये साफ साफ कह दिया गया था कि करनाल नहीं मिलेगा, सोनीपत या रोहतक उनको बता दिया गया था। अरविंद शर्मा ने सोनीपत की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन रमेश कौशिक इतने तेज निकले कि नितिन गडकरी के रास्ते अपनी टिकट सुरक्षित कर ले। इसके बाद अरविंद शर्मा के पास एक ही विकल्प था, वो था रोहतक। और बीजेपी ये खेल देखना चाहती थी कि वहां से अगर नॉन जाट कैंडिडेट उतारते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। बीजेपी ने भी एक बड़ा जोखिम और एक बड़ा रिस्क और एक बड़ी रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद शर्मा को वहां भेजा है। इसलिए ये तो बीजेपी की रणनीति है। अरविंद शर्मा के पास कोई दूसरा चॉइस है नहीं, इसलिए वो रोहतक लड़ना ही लड़ना था या फिर बीजेपी से बाहर होते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी, सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े थे।